प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र 11th क्लास का पार्ट 1 चैप्टर लेखांकन एक परिचय पढ़ा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर आप प्यारे बच्चों उस पार्ट 1 को आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाइए पार्ट 1 की ओर और उसे देख कर आइए पार्ट 2 की ओर। और जिन प्यारे बच्चों ने वो पार्ट 1 देख लिया है, समझ लिया है, वो मेरे साथ बने रहिए इस पार्ट 2 की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लेखांकन क्या है, लेखांकन की परिभाषा क्या है और लेखांकन का क्या इतिहास रहा है, लेखांकन कब से हमारे पास है, लेखांकन को हम कब से अपना रहे हैं, ये सारी जानकारी हमने पार्ट 1 में पढ़ी। अब इस पार्ट में पढ़ेंगे लेखांकन की प्रकृति के बारे में। लेखांकन की प्रकृति आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार आपके अध्यापकों द्वारा आपसे पूछा जाता है। तो लेखांकन की प्रकृति, यहाँ पर हम 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला चर्चा आर्थिक घटना, दूसरा पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, तीसरा संगठन और चौथा सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। यानी यहाँ पर हमें इन 4 बातों पर चर्चा करनी है जो प्रकृति को समर्पित है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक घटना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि लेखांकन में उन्हीं घटनाओं और लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है जो वित्तीय प्रकृति की हो। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। यानी कोई भी व्यापारिक संस्था जो काम करती है वो काम करती है अर्थ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। तो लाभ कमाने के लिए किया गया सारा कार्य क्या कहलाता है? आर्थिक घटना कहलाती है। और हम उन्हीं आर्थिक घटनाओं पर डिपेंड होते हैं व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यवसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देन से जिसके परिणाम को मुद्रा में मापा जा सकता हो। यानी वह घटना जिसको आप मुद्रा में माप सकते हैं वह कहलाएगी घटना आपकी आर्थिक घटना। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी मम्मा आपके लिए जो खाना बनाती है वो प्यारवश बनाती है, वो वहाँ पर आर्थिक घटना नहीं है क्योंकि उसके परिणाम को मुद्रा में माप नहीं सकते हैं। लेकिन मम्मा ने किसी रेस्टोरेंट के लिए जो खाना बनाया तो उसे मुद्रा में मापा जा सकता है क्योंकि उस काम के बदले उनको पैसा मिलेगा जो मुद्रा के रूप में ही मिलता है। यानी वो कार्य जिसके बदले में आपको मुद्रा प्राप्त होगी अभी या भविष्य में, वो आपकी घटना क्या कहलाती है? आर्थिक घटना। घटना से तात्पर्य यहाँ लेन देन से है। घटना आप किसको कहेंगे? लेन देन को। और लेन देन कितने व्यक्तियों के बीच में होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में। 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति होगा जो प्राप्त कर रहा है और दूसरा देने वाला। हम ऐसे भी कह सकते हैं एक क्रेता खरीदने वाला और दूसरा विक्रेता यानी कि बेचने वाला। यानी 2 व्यक्ति जब हमारे किसी लेन देन या किसी कार्य को पूरा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। लेकिन वो घटना आर्थिक घटना कब बन जाती है? जब उसके बदले में हमें कुछ मुद्रा या तो अभी वर्तमान में या भविष्य में प्राप्त होने वाली है। तो लेन देन को पूरा करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, क्रेता और विक्रेता। क्रेता आप सभी जानते हैं जो खरीदने वाला है और विक्रेता वह व्यक्ति जो बेचने वाला है। इन 2 व्यक्तियों के बिना कभी भी घटना की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही मैंने लिखा प्राप्तकर्ता और देने वाला। यदि कोई व्यक्ति पैसे देने वाला है तो जब तक कोई प्राप्तकर्ता व्यक्ति नहीं होगा तब तक लेन देन पूरा नहीं हो सकता। और लेन देन भी लेखांकन में कौन से लेन देन को लिखा जाता है? जो आर्थिक हो। यानी ऐसी घटनाएं जो अर्थ यानी पैसे से संबंधित होती है, उन्हीं घटनाओं का लेखांकन में किया जाता है। अगली, पहचान करना, मापना, लेखा जोखा एवं संप्रेषण। हम इन 4 बिंदुओं पर अलग अलग बात
करने वाले हैं। पहचान, पहचान का मतलब होता है उसको जानना। इस अर्थ ये निर्धारित करना है कि किन लेन देनों का अभिलेखन किया जाए। देखिए, मैंने कहा कि केवल आर्थिक घटनाओं का ही लेखा पुस्तकों में किया जाता है। लेखा पुस्तकें जहां हमने व्यवसाय की समस्त क्रियाओं को लिखा है, व्यवसाय की क्रियाओं को दर्ज किया है, वो पुस्तकें लेखा पुस्तकें कहलाती है। तो हमें पहचानना क्या है? हमें पहचानना है कि लेखा पुस्तकों में हम कौन सी क्रियाओं का लेखा कर सकते हैं, अर्थात इनमें उन घटनाओं की पहचान करना, घटना लेन देन जिनका अभिलेखन किया जाना है। कौन सी घटनाओं का अभिलेखन हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? आर्थिक घटनाओं का, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का। तो सबसे पहला काम हमारा पहचानना है कि ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जो आर्थिक घटना से संबंधित हैं, जो वित्तीय प्रकृति के हैं। मम्मी का जो खाना बनाने का काम था हमारे लिए वो आर्थिक घटना नहीं है, लेकिन अगर वही काम वो किसी टिफ़िन के लिए या किसी रेस्टोरेंट के लिए करती है तो वित्तीय प्रकृति का होगा। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम उस घटना या लेन देन को पहचानें कि ये घटना या लेन देन वित्तीय प्रकृति की है या नहीं। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर, यानी उसको देख कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की है। यानी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, केवल वित्तीय प्रकृति की घटनाओं का ही लेखा किया जाता है। इसलिए हम पहचानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी घटनाएं वित्तीय प्रकृति की है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। सुरेश नाम का एक व्यक्ति है। सुरेश नाम के व्यक्ति को हमने टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आर्थिक घटना है? नहीं है, ये आर्थिक घटना नहीं है, क्योंकि सुरेश को हमने अभी केवल टाइपिस्ट के पद के लिए नियुक्त किया है। उस व्यक्ति को हमने केवल टाइपिस्ट बनाया है। हमने कहीं पर भी उससे कोई पैसा ना तो दिया है और ना ही हम भविष्य में उसे कितना पैसा देंगे जिसकी हमें कोई जानकारी है। तो ये घटना भी हमारी आर्थिक घटना, जबकि यह घटना हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के बाद भी इस घटना को हम आर्थिक घटना नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की वित्त का अभी कोई प्राप्ति या भुगतान नहीं हो रहा है। चलिए, तो हमने क्या कहा कि केवल हमें सबसे पहले पहचानना होगा। हम पहचानेंगे कि उन्हीं घटनाओं का हम लेखा करते हैं जो वित्तीय प्रकृति की है। तो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के होने वाले सभी लेन देनों का हम अवलोकन करेंगे और उन्हीं लेन देनों का हम चयन करेंगे जो वित्तीय प्रकृति के हैं। अगला है मापन। मापन का अर्थ है कि मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यवसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण। मौद्रिक इकाई के द्वारा, मौद्रिक इकाई क्या होती है आपकी? रुपए या पैसे। हमारी भारतीय जो मुद्रा है वो रुपए या पैसे में ही व्यक्त की जाती है। तो हमने जो लेखांकन को पहचाना है, हमने जो लेन देन को अवलोकन करके पहचाना है कि वित्तीय प्रकृति का है, तो फिर हमें उसका मापन करना होता है मुद्रा की इकाई के रूप में, रुपए या पैसे के रूप में। कब? वित्तीय प्रमाणीकरण अनुमानों, मौद्रिक आधार और रुपये और पैसे के अभिलेखन के लिए प्रयोग, यानी हम उसका प्रमाणीकरण करते हैं कि इसे कितने रुपए और कितने पैसे की ये हमारा लेन देन हुआ है। यानी जो भी लेन देन हमने किया है उस लेन देन को हम मुद्रा की इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। मापन की इकाई के रूप में जैसे रुपये या पैसे, यानी हमने जिस लेन देन या घटना का चयन किया है जो वित्तीय प्रकृति की है, तो हम ये जांच करते हैं कि ये कितने रुपए या कितने पैसे की घटना घटित हुई है। यानी हमने जो लेन देन किया है उस लेन देन का मूल्य
क्या है? अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब होता है लिखना या लेखा जोखा करना। मेरे प्यारे बच्चों, अभिलेखन का मतलब होता है लिखना या लेखा जोखा करना। जब एक बार आर्थिक घटना की पहचान और मापन वित्तीय रूप में हो जाती है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहली हमारी जो प्रक्रिया है वो है पहचानना। हमने सबसे पहले हमारे आर्थिक लेन देन को पहचाना। पहचानने के बाद उसे हमने वित्तीय रूप, मौद्रिक रूप में उसका हमने मापन किया। तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों को में लेखा पुस्तकों में काल क्रमानुसार का मतलब होता है काल क्रमानुसार। इसका मतलब होता है समय के आधार पर, यानी काल क्रमानुसार का मतलब होता है समय के आधार पर, यानी तिथिवार, डे बाय डे, जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3 अभिलिखित कर लिया जाता है। यानी जिन व्यवहारों को हमने सबसे पहले पहचाना कि ये वित्तीय प्रकृति के हैं, मौद्रिक प्रकृति के हैं, उसके बाद हम उसका मापन करते हैं मुद्रा की एक इकाई के रूप में। और मुद्रा की एक इकाई के रूप में हम मापन करने के बाद उसे काल क्रमानुसार समय के आधार पर उसको अभिलेखन यानी उसका लेखा जोखा कर लिया जाता है। अभिलेखन इस प्रकार से किया जाता है कि आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को स्थापित परंपरा के अनुसार सारांश निकाला जा सके और जब भी आवश्यकता हो उसे उपलब्ध किया जा सके। हम जिन लेन देनों का लेखा करते हैं तो लेखा करने के बाद हमें उन लेन देनों का सारांश स्थापित करना होता है, सारांश बनाना होता है। सारांश का मतलब आप जानते हैं, छोटा करना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, और ताकि हम आवश्यकता होने पर उनको उपलब्ध करवा सके। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही बोल दिया था, पहले ही दिन, कि आज के आधुनिक समय में केवल लेन देनों को लिखना ही लेखांकन नहीं है, बल्कि इच्छुक व्यक्ति और प्रबंधकों को सूचनाएं संप्रेषित करना भी आवश्यक है। तो यहाँ यही कहा गया है कि लेन देनों का लेखा इस प्रकार किया जाता है कि आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को परंपरा के आधार पर सारांश निकाला जा सके और जब भी आवश्यकता हो उसे उपलब्ध किया जा सके। यानी जिन इच्छुक व्यक्तियों को उन सूचना की आवश्यकता है उन व्यक्तियों को सूचनाएं पहुंचाई जाए। अगले हम टॉपिक की ओर चलते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब मैंने पहले भी बताया था, सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण। आर्थिक घटना की सबसे पहले क्या की जाती है? पहचान की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? उनका मापन किया जाता है। उसके बाद उनका अभिलेखन किया जाता है और उसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रसंगानुकूल, यानी जैसी हमें आवश्यकता है उसके आधार पर क्या की जाती है? सूचनाएं तैयार की जाती है। तो आप लिख लें, प्रसंगानुकूल, आवश्यकता अनुसार। यानी आवश्यकता अनुसार सबसे पहले घटना का पहचान की जाती है, उसके बाद उसको मापन किया जाता है। मापन करने के बाद उसको मौद्रिक प्रकृति के लेन देन को अभिलेखन में लिखा जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार सूचनाएं तैयार होती है। हम इसका प्रबंधकों एवं दूसरे आंतरिक व बाह्य उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है। संप्रेषण का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। जब ये सूचनाएं तैयार हो जाती हैं तो तैयार होने के बाद जिन व्यक्तियों को इनकी आवश्यकता है, जैसे कि प्रबंधक, जैसे कि आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं को ये सभी सूचनाएं भेज दी जाती है। क्यों भेजी जाती है इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो लोग इन सूचनाओं के माध्यम से भविष्य के लिए योजनाएं तैयार कर सकें और निर्णय ले सकें। आगे हम बात करते हैं संगठन। संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है।
ऐसी कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है अथवा नहीं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती है मेरे प्यारे बच्चों जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। राजस्थान सरकार भी आपके लिए ये फ्री एजुकेशन जो लाई है वो भी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं है। तो संगठन से अभिप्राय किसी व्यवसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है अथवा नहीं। यानी कोई भी ऐसी इकाई, कोई भी ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो भी सकता है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो सभी संस्थाएं, व्यावसायिक संस्थाएं क्या कहलाती हैं? संगठन कहलाती हैं। क्रियाओं के आकार, व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर ये कई प्रकार की हो सकती हैं। क्रियाओं के आधार से मतलब है क्रियाओं का आकार, यानी उसका काम छोटा हो सकता है, छोटे स्तर पर वो कार्य कर रहा हो सकता है। व्यवसाय के परिचालन के स्तर, व्यवसाय के संचालन करना, एक छोटे स्तर पर भी व्यवसाय का संचालन होता है। जैसे आपके गली मोहल्ले में किराने वाले होते हैं, परचून वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, दूध वाले होते हैं, इनका स्तर छोटा होता है, एक निश्चित लेवल पर काम करते हैं। और जैसे बड़े बड़े उद्योग, टाटा, अंबानी, ये लोग एक बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। यानी व्यवसाय की क्रियाओं के आकार और परिचालन स्तर के आधार पर ये कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें एकल स्वामित्व इकाई। एकल स्वामित्व इकाई क्या है? एकल स्वामित्व इकाई वह संस्था है जहां एक ही व्यापारी व्यापार करता है। जैसे आपके गली मोहल्ले में परचून की दुकान, आपके गली मोहल्ले में सब्जी की दुकान, आपके गली मोहल्ले में दूध की डेयरी, ये सभी वो संस्थाएं हैं जहां एक ही व्यापारी काम करता है। व्यापार में एक ही व्यक्ति के द्वारा पैसा लगाया जाता है, व्यापार से होने वाले लाभ को एक ही व्यक्ति बांटता है और एक ही व्यक्ति उस व्यापार में पैसा लगाता है, निर्णय लेता है और समस्त कार्य उस एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाते हैं, जो आप व्यवसाय प्रबंध में भी पढ़ेंगे। तो एकल स्वामित्व इकाई यानी जहां पर एक ही व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं की जाती है। साझेदारी फर्म जहां 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति एकल व्यापार, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो जाएंगे। न्यूनतम व्यक्ति 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। अगर 2 या 50 व्यक्ति तक अगर मिलकर व्यापारिक क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में होने वाले लाभ हानि को बांट रहे हैं, तो क्या कहलाएगी? साझेदारी। सहकारी समिति या कंपनी, सहकारी समिति और कंपनी वह हो जाएगी जहां व्यक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं है, एक अनलिमिटेड व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं तो सहकारी संपत्ति। स्थानीय निकाय, नगर पालिका या कोई भी अन्य संगठन हो सकता है। आकार के आधार पर, व्यवसाय के परिचालन के आधार पर ये जो संगठन है, इस संगठन के कई भी प्रकार हो सकते हैं। आपसे पूछा जाए संगठन के प्रकारों के नाम लिखिए तो आपके पास है एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति या कंपनी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका। ये कई ऐसे व्यावसायिक संस्थान हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो भी सकता है और नहीं भी। इन सभी संस्थाओं को हम क्या कहते हैं? संगठन। आगे चलें, सूचनाओं के इच्छुक उपयोगकर्ता। आप लोगों को ये वर्ड कई बार हमें पढ़ने को, सुनने को मिला है। उपयोगकर्ता कौन होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचना के संप्रेषण से है। यानी लेखांकन क्या है, मैंने पहले भी कहा है, हमारे पहले वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेखांकन आज के आधुनिक समय में केवल लेन देन का लेखा करना ही नहीं है, बल्कि उस लेन देन से प्राप्त सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना है। इसे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। आप इसे अंडरलाइन कर लें 2 टाइम, ध्यान रहे स्टार भी लगा सकते हैं। पूछा जा सकता है व्यवसाय की भाषा किसे कहा गया है? सूचनाओं के संप्रेषण को। किसको कहा गया है? सूचना के संप्रेषण को व्यवसाय की भाषा कहा गया है। अनेक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचना की आवश्यकता होती है। इन उपयोगकर्ताओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक आंतरिक उपयोगकर्ता, एक बाह्य उपयोगकर्ता। यानी वे व्यक्ति जिन्हें भविष्य के लिए योजनाएं बनानी है, भविष्य के लिए निर्णय लेना है, वे व्यक्ति उपयोगकर्ता होते हैं उन सूचनाओं के, जिन सूचनाओं को पढ़कर, देखकर वो भविष्य के लिए योजना तैयार कर सकेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होंगे?
आंतरिक उपयोगकर्ता वे व्यक्ति होंगे जो व्यवसाय के अंदर, व्यवसाय संगठन के अंदर कार्यरत है, जो व्यवसाय में हैं, वो लोग होंगे आंतरिक उपयोगकर्ता। यहाँ दो व्यक्ति आते हैं, एक आता है स्वामी। स्वामी जो व्यापार का संचालक होता है, व्यापार का मालिक होता है, और दूसरा होता है प्रबंधक। ये दो व्यक्ति होते हैं जो आपके आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। आंतरिक उपयोगकर्ताओं में हम दो लोगों को शामिल करते हैं, व्यापार का स्वामी और प्रबंधक। ये दो वे व्यक्ति हैं जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं, व्यवसाय के अंदर के व्यक्ति होते हैं। स्वामी किस लिए सूचनाओं को जानना चाहता है? लाभ की प्राप्त जानकारी। जो स्वामी है वो लाभ की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। स्वामी जो है वह लाभ की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि लाभ हुआ है या हानि। लाभ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारा स्वामी इन सूचनाओं को प्राप्त करता है ताकि उसे भविष्य में लाभ हुआ या हानि जानकारी मिल सके। और प्रबंधक योजनाएं बनाने के उद्देश्य से। हमारा जो प्रबंधक होता है वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, प्रबंधकीय कार्य करता है, तो उसे इन सूचनाओं की जरूरत होती है। बाह्य व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे हैं। बाह्य व्यक्ति हमारे पास बहुत सारे हैं। बाह्य व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरकार। सरकार क्यों एक व्यवसाय की सूचनाएं जानना चाहती है? वो कराधान, कर प्राप्त करना चाहती है। कर किसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टैक्स को। यानी सरकार टैक्स की जानकारी, किस व्यावसायिक संस्था से मुझे कितना टैक्स लेना है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है? इन सूचनाओं को प्राप्त करती है। आगे मैं बात करूं तो आता है बैंक। बैंक को एक व्यवसाय की सूचनाओं से क्या काम है? बैंक ये जानना चाहता है क्योंकि वो कर देता है। क्या देता है? कर, यानी ऋण। वो ऋण उपलब्ध करवाता है। अब ऋण उपलब्ध करवाता है, लोन उपलब्ध करवाता है, तो जानना चाहता है कि इसकी भुगतान क्षमता कैसी है, यानी क्या ये मेरे ऋण का भुगतान वापस करेगा या नहीं करेगा। बैंक एक व्यवसाय की सूचनाओं को प्राप्त करके देखता है कि हाँ, इस व्यक्ति के पास ऋण को भुगतान करने की क्षमता है, तो ही मैं इसे ऋण दूं, अन्यथा नहीं दूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है ग्राहक या समाज। ग्राहक या समाज जानना चाहता है कि जिस व्यवसाय की वस्तुएं वो खरीद रहे हैं वो व्यवसाय कुछ अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा है, यानी उचित कार्यों की देखरेख, वो उचित कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। इस चीज को जानने के लिए एक ग्राहक या समाज व्यवसाय की सूचनाओं को प्राप्त करता है। इसके अलावा हम और बात करें तो आता है कर्मचारी। कर्मचारी जानना चाहता है कि जिस व्यवसाय में वो कार्य कर रहा है वहां उसकी जो कार्य है वो कार्य स्थायित्व है कि नहीं। यदि वह व्यावसायिक संस्था जो लाभ कमा रही है तो वो मान के चलेगा कि हाँ, ये व्यावसायिक संस्था मुझे जरूर लाभ प्रदान करेगी, यानी ये लंबे समय तक चलेगी। लेकिन अगर किसी संस्था में लगातार हानि हो रही है तो कर्मचारी को डर रहेगा कि संस्था कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए वो अपने कार्य स्थायित्व के लिए इन सूचनाओं को प्राप्त करना चाहेगा। तो इस प्रकार सूचनाओं के दो प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं, आंतरिक और बाह्य, जिनकी जानकारी आपके बोर्ड पे है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलें तो आगे हम बात करेंगे लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। लेखांकन जो है यानी जो कुछ हमने दर्ज किया है, लिखा है, वो सूचना के स्रोत के रूप में कैसे है। लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में परस्पर एक दूसरे से जुड़ी क्रियाओं की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो लेन देनों की पहचान से आरंभ होती है और वित्तीय ऋणों के निर्माण पर समाप्त
होती है। यानी सबसे पहले शुरुआत जो है वो किसकी करते हैं? पहचान। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय प्रकृति, वित्तीय क्रिया जो है, उस वित्तीय क्रिया की शुरुआत कहाँ होती है? वो होती है पहचानना। और अंत कहाँ होता है? अंत होता है अंत कहाँ होता है? अंत जो होगा वो होगा वित्तीय विवरणों के निर्माण पर। हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या होते हैं वित्तीय विवरण, बाद में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वित्तीय क्रिया की जो प्रारंभ है वो किसी भी घटना को पहचानने से होती है और अंत वित्तीय ऋणों के निर्माण पर होती है। तो लिखा हुआ है ये एक दूसरे से जुड़ी क्रिया है जो लेन देन की पहचान से आरंभ होती है और वित्तीय ऋणों के निर्माण पर समाप्त होती है। लेखांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सूचनाएं उत्पन्न होती है। पहचानना, मापना, अभिलेखन करना और उसके बाद संप्रेषण करना। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये जो सभी जो चरण हैं, इन सभी चरणों में किसी न किसी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है जो हमारे लेखांकन के लेखाकारों द्वारा, लेखापालकों द्वारा उनके उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। लेखांकन सूचनाओं को उपयोगी बनाने के लिए निम्न को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी ये सभी बातें उन सूचनाओं में होनी आवश्यक है। आर्थिक निर्णय लेने के लिए उपलब्ध कराना, यानी सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए कि उन सूचनाओं को देखकर कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सके कि व्यवसाय को कितना लाभ हुआ या हानि, क्योंकि प्रत्येक संस्था, ज्यादातर संस्थाएं लाभ हानि के उद्देश्य से काम करती हैं। तो आर्थिक निर्णय लेने में सूचनाएं सहायक होनी चाहिए। वित्तीय ऋणों को सूचनाओं के प्रमुख स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। कई उपयोगकर्ता होते हैं जो हमारे वित्तीय विवरण होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इन वित्तीय विवरणों पर निर्भर होते हैं। इन वित्तीय विवरणों से सूचनाएं प्राप्त कर वो भविष्य के लिए योजनाएं तैयार करते हैं। तो सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए कि इन व्यक्तियों को वो जो चाहते हैं वो सभी जानकारी प्राप्त हो सके। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि। रोकड़ प्रवाह से मतलब है कितना पैसा व्यापार में आ रहा है और कितना पैसा व्यापार से बाहर जा रहा है। समय और अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने, भविष्य में क्या घटित हो सकता है उसका पहले से ही पूर्वानुमान लगाना। मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना, यानी कितना रोकड़ हमारे बिजनेस में आने वाला है और कितना रोकड़ हमारे बिजनेस से भविष्य में जाने वाला है। भविष्य के लिए हमें पूर्व अनुमान लगाने होंगे। ये सभी जानकारी हमें उन सूचनाओं से प्राप्त होनी चाहिए, तभी हमारे लिए सूचनाएं महत्वपूर्ण होगी और सही होगी। अगर सूचनाएं, ये समस्त जानकारी हमें उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो इसका मतलब हमारी सूचनाएं हमारे लिए अनुपयोगी हैं। तो लेखाकार को इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए कि इन तथ्यों पर उसकी सूचनाएं आधारित हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मेरा पार्ट सेकंड, लेखांकन एक परिचय से। तो प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट के लिए बने रहें हमारे साथ।